नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। जल्दी से जल्दी पहले तो आप सभी जुड़ जाइए, ठीक है। जल्दी से जल्दी आप सभी आ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम, ठीक है। जल्दी से जल्दी आप सभी आ जाएंगे, उसके बाद क्लास का शुभ आरंभ कर देंगे। जो आपकी क्लास 11th की टाइमिंग है, जो समय है आपका कक्षा 11वीं का पढ़ाई का, वो है आपके 7 बजे, ठीक है। शाम के 7 से 8 बजे 1 घंटे की आपकी क्लास है। क्या क्लास 11th है, ठीक है बच्चा। तो जल्दी से जल्दी पहले तो आप सभी जुड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा क्लास को सभी तक पहुंचा दीजिए कि जल्दी से सारे बच्चे आ जाइए, ठीक है। और पहले मुझे एक चीज बता दीजिए। अच्छा, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। रोहित साहू, अमित कुमार, सूर्या एसएससी, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। कौन कौन से यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं जो अभी जुड़ रहे हैं, जो अभी मुझसे क्लास 12th में पढ़ चुके हैं, जो या एनटीपीसी भी पढ़ रहे हैं, या फिर आप क्या बोलते हैं, आपने सुबह भी क्लास ली है नीट की 2 बजे। तो जो बच्चे पुराने हैं जो अभी जुड़ चुके हैं और जो बच्चे नए हैं, वो भी मुझे बता दें कि कौन कौन नया है और कौन कौन पुराना है, ठीक है। तो पहले मैं टाइम टेबल आपको बता दूं साथ साथ में कि आपका ये जो टाइम टेबल है, आपके बोर्ड्स के एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी क्लास 12th, प्लस आपको नीट के लिए भी तैयार करवाया जाएगा। इसीलिए नीट की तैयारी के लिए क्लास 11th बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके नीट के सिलेबस में जो पूछा जाता है वो क्लास 11th और क्लास 12th का सिलेबस पूछा जाता है। क्लास 11th का सिलेबस अभी हम आज देखेंगे। पहली क्लास है आपकी क्लास 11th की, हाँ जाओ, ठीक है। ये आपकी पहली क्लास है, क्लास 11th की आपकी पहली क्लास है ये। तो नेक्स्ट शुरुआत करते हैं। ये आपका टाइम टेबल है, सभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आपकी क्लास 11th कितने बजे होगी? आपकी क्लास 11th होगी बेटा, आपकी क्लास 11th होगी 7 से 8 बजे तक, याद रखेंगे। और आपकी जो क्लास 12th होती है वो 5 से 6 बजे तक। उसके अलावा आपकी फिजिक्स की 6 से 7 चलती है, केमिस्ट्री की अभी 7 से 8 केमिस्ट्री की भी चल रही है। उसके अलावा 2 से 3 बजे तक हम नीट के क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर्स पेपर के क्वेश्चंस और नए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के आपसे पूछ सकता है। साथ साथ में इसमें थ्योरीज भी करेंगे जो आपकी नीट के पर्पस है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है ये आप सभी के लिए, तो पूरे जोश के साथ, ठीक है। पहली क्लास है आज 11th की, इंट्रोडक्शन है, तो पूरे जोश के साथ, ठीक है। और ये मन में प्रण करके कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एग्जाम को क्लियर करके जब तक हम छोड़ेंगे नहीं तब तक, ठीक है, रुकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। लगातार जितना हम पढ़ा रहे, नोट्स साथ साथ में आपके बनने चाहिए। चाहे हम आपको ना देख पाए, लेकिन ये आपकी ऑनेस्टी होनी चाहिए कि आप जहां बैठे हैं आपके हाथ में आपकी कलम की ताकत, मतलब कलम होनी चाहिए। साथ में कॉपी किताब पेन लेके आप बैठेंगे, साथ साथ में चीजों को आप नोट करेंगे, ठीक है। चलिए, ये आपका एनसीईआरटी का, ये आपका, मैंने आपका हिंदी माध्यम का, ठीक है, ये आपका क्या है सिलेबस है क्लास 11th का। क्लास 12th का ये आपका सिलेबस है, तो गलती से 12th का आ गया है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं जो सबसे पहला आपका चैप्टर है क्लास 11th का, कल डाल दूंगी सिलेबस, आज 12th का है। क्लास 11th का जो सबसे पहला आपका चैप्टर है वो है लिविंग वर्ल्ड, जो आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा, लिविंग वर्ल्ड और जीव जगत, ठीक है। लिविंग वर्ल्ड और जीवित जगत, ठीक है, नोट करेंगे, जीवित जगत और लिविंग वर्ल्ड। तो आपका आज कहां से शुरुआत करेंगे? इंट्रोडक्शन से। आज आपकी क्लास 11th का ना इंट्रोडक्शन है। आपका 2-3 जो चीजें आपके साथ पहले मैं डिस्कस कर दूं, उसके बाद हम चैप्टर की भी शुरुआत कर देंगे, उसके बाद हम अपनी पढ़ाई भी शुरुआत कर देंगे। देखिए, जो आपका क्लास 11th है ना, उसका नीट में कितना सिलेबस आता है, जो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके लिए चीज नोट करने वाला है, 60% मतलब
60%, कितने प्रतिशत, 60% आपका जो सिलेबस होता है वो आपका किसका होता है, नीट का होता है। स्टार लगा के इसे मार्क कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और बोर्ड के हिसाब से जो आपके सीबीएसई का सिलेबस है, सीबीएसई का जो आपका एनसीईआरटी के बेस को, एनसीईआरटी को आधार बनाया जाएगा और आपको पढ़ाया जाएगा, तो आपके सारे बोर्ड्स कवर होंगे, चाहे आप यूपी बोर्ड के, चाहे आप बिहार बोर्ड के, चाहे आप हरियाणा बोर्ड के, चाहे आप हिमाचल बोर्ड के, चाहे आप झारखंड बोर्ड के, किसी भी बोर्ड के, अगर आपके पास सीबीएसई है, सीबीएसई का सिलेबस और एनसीईआरटी आधार है, एनसीईआरटी बुक्स, ठीक है बच्चा, तो एनसीईआरटी के हिसाब से एक एक टॉपिक आपको कवर करवाया जाएगा, एक एक टॉपिक आपको कवर करवाया जाएगा जो आपकी सीबीएसई का सिलेबस है। आपको पता है कि कोरोना की वजह से कई सारे हमारे जो हमारा सिलेबस है उसमें से कई सारे चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया है या फिर चैप्टर में से टॉपिक को हटा दिया गया है। क्लास 12th का तो हमें पता है कि चैप्टर ही पूरा, वैसे क्लास 12th में जितना भी आपका डिलीट हुआ है वो पूरा का पूरा चैप्टर रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया, लेकिन क्लास 11th में से कुछ कुछ टॉपिक्स ही हटाए हैं। आपके क्लास 11th में से पूरा का पूरा चैप्टर नहीं हटाया गया, कुछ कुछ टॉपिक्स को ही हटा दिया गया है और डिलीट कर दिया गया है। वो मैं आपको साथ साथ में जब हम चैप्टर करेंगे, ठीक है, जब हम करेंगे शुरुआत अपने चैप्टर, जैसे आज हमने शुरुआत की अपनी जीवित जगत और किसकी, लिविंग वर्ल्ड की, ठीक है, लिविंग वर्ल्ड की जो हमने आज शुरुआत की है बेटा, ठीक है, इसमें मैं आपको बता दूंगी क्या चीज डिलीट हुई, वो हम इस वाली क्लास में नहीं करेंगे, वो हम नीट की क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि नीट के सिलेबस से जो आपका एनटीए कंडक्ट करता है, नीट का एग्जाम जो आपका एनटीए कंडक्ट करता है, उसमें उसने कुछ भी डिलीट नहीं किया है। सिलेबस सेम वैसे का वैसे ही है जैसे आपका पहला अभी तक चला आता आ रहा है, ठीक है। तो कौन कौन से बच्चे हैं, सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए कौन कौन से बच्चे जो आज जुड़े हैं, अभी जुड़े हैं, जो नीट की तैयारी करें और जो कक्षा 11वीं में है, तो फटाफट से आप मुझे बता देंगे। सभी को गुड इवनिंग, आर्मी बॉयज, सभी को, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच वरुण सिंह। तो फटाफट से यही हमारा उद्देश्य है कि आपको इस विषय में, जीव विज्ञान में इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि जब आप एग्जाम में बैठे हो ना और आपके सामने एग्जाम पेपर हो, तो आपको एकदम से एक एक क्वेश्चन जब आप पढ़ें तो ये याद आए कि हाँ ये करवाया हुआ है। अब इतना कॉन्फिडेंस आपको इस सब्जेक्ट में लाना है और ला के रहेंगे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। बस आपको जुड़े रहना है, कोई पेड क्लासेस नहीं है आपकी, यूट्यूब पे फ्री क्लासेस चलेंगी, बस डेली के डेली अपना एक शेड्यूल बांध लीजिए, एक टाइम टेबल बना लीजिए कि इस समय ये क्लास लेने, इस समय ये क्लास, ठीक है, और उस हिसाब से क्लास को देखिए और अपने नोट्स बनाइए। और नीट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपको पता है नीट की तैयारी आप बड़े बड़े कोचिंग सेंटर से करते हैं और उनकी फीस लाखों में होती है, लाखों में, और यहाँ आपको उसी हिसाब से, उससे बेहतर आपको एक एक चीज आपके बेसिक्स के साथ आपको ली जाएगी। मतलब मैं इतने बेसिक से चलेंगे, हम इतने बेसिक से कि आपके नीट को इतना मजबूत कर देंगे कि आप क्लास 12th के बाद जब आप पेपर देने के लिए बैठे, किसमें, नीट का, डॉक्टर अगर आप बनना चाहते हैं ना, और नीट के लिए जब आप वहां पर बैठे तो इतना कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर होना होगा, और आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में जब आपका नीट का पेपर क्लियर होगा ना तो बात ही कुछ और होगी। जो आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर गर्व होगा वो तो कुछ और अपने ऊपर आपको खुद पे जो गर्व होगा कि मैंने करके दिखाया, मेरी मेहनत का फल है। मजा तब आएगा, अच्छा तब आपको लगेगा, ठीक है। तो अगर आपको फल अच्छा चाहिए ना, फ्रूट, फल अच्छा चाहिए, तो कर्म भी अच्छा करना पड़ता है, उस कर्म के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, ठीक है, सभी को पता है ये बात। चलिए, क्लास 11th रितिका कुमारी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, आर्मी बॉयज विकास, चलिए आप क्लास अटेंड तो कीजिए पहले, उसके बाद देखेंगे ना। चलिए, 60% जो आपका सिलेबस होता है वो आपके 11th का होता है, नीट में आता है जो आपके, और आपका मैं बता दूं, आपकी जो बायोलॉजी, जीव विज्ञान है, कितने क्वेश्चंस आते हैं नीट के पेपर में, तो आपका 45 प्लस 45 कितना हो गया, 90 क्वेश्चन आते हैं। ये 45 क्या है, 45 आपका पादप जगत, मतलब जो आपका वनस्पतिक विज्ञान है, जिसको आप बॉटनी बोलते हो, और 45 क्वेश्चन है जंतु विज्ञान, जिसको जूलॉजी बोलते हैं ना,
तो 45 क्वेश्चन जूलॉजी से, 45 क्वेश्चन बॉटनी से, और बाइलिंगुअल आपकी क्लास होगी, हिंदी इंग्लिश में आपको पढ़ाया जाता है। ये एम ही है। एग्जामपुर में जो भी आपकी क्लासेस लगती हैं वो इस उद्देश्य से लगती हैं कि जो भी बच्चा है, चाहे आप हिंदी माध्यम के हो चाहे आप इंग्लिश माध्यम के हो, आपको पूरा पूरा बेनिफिट हो। देखिए, नीट की क्लासेस कहीं पर भी जाके देख लो, हिंदी में नहीं लगती है, हिंदी में आपको नहीं पढ़ाया जाता है, पर यहां पर आपको हिंदी में भी पढ़ाया जाएगा कि आपको ऐसा ना महसूस हो कि हम हिंदी में है तो इसलिए नहीं पढ़ाया जाए। हिंदी की क्लास हिंदी में भी पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश में भी पढ़ाया जाएगा, इसलिए बाइलिंगुअल आपकी क्लासेस होंगी। ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, जिस भी प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया से आप जुड़े हुए हैं वहां पर शेयर कीजिए क्लास को, बताइए कि एग्जामपुर, वैसे तो आपका अलग से चैनल बन गया है एग्जामपुर बोर्ड, आपका एग्जाम्स करके उसको सब्सक्राइब करना है आपको, जाके आज ही एग्जामपुर बोर्ड एग्जाम, फिर आपके कुछ ही 1-2 दिन बाद ही ये जो क्लासेस हैं आपकी वहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। फिलहाल एग्जामपुर मेन चैनल पे आपकी चल रही है, बाद में वहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको आती जाए। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को। गुड इवनिंग अजय कुमार सैनी, विकास यादव। चलिए, बहुत बढ़िया, शुरुआत कर दें आज की क्लास की। देखिए, चलो शुरुआत कर देते हैं, इसको मिटा दिया जाए, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद क्लास की शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, तो आपको बोर्ड पे कौन सा टॉपिक दिखाई दे रहा है? जीव विज्ञान। तो फटाफट से आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ये चीज कि जीव विज्ञान है क्या? जीव विज्ञान है क्या भाई? क्या पढ़ रहे हैं हम? क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों पढ़ रहे हैं? जीव विज्ञान है क्या ये चीज? पढ़ना इतना जरूरी है क्या हमें? क्यों पढ़ रहे हैं? तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन अपने दिमाग में ये होना चाहिए कि बायोलॉजी है क्या, ये जीव विज्ञान है क्या? सबसे पहला प्रश्न आपके दिमाग में ये उठना चाहिए। तो बायोलॉजी और जीव विज्ञान, याद रखना, जब भी हम बायोलॉजी में किसी चीज को पढ़ते हैं ना, तो उस चीज को तोड़ते हैं। क्या करते हैं? उस चीज को तोड़ते हैं, बांटते हैं। तो जब बायो शब्द को और लॉजी शब्द को मैं तोड़ूंगी तो क्या शब्द बनेगा? बायो प्लस लॉजी। और ये जो लॉजी शब्द है ये लॉगस से मिला है। किससे मिला है? लॉगस, ग्रीक वर्ड लॉगस से लिया गया है लॉजी। समझ रहे हैं इस बात को? चलिए, बायो मतलब क्या होता है? बायो मतलब क्या होता है? बायो मतलब लाइफ, बायो मतलब लाइफ, कुछ जीवित, जीव है ना, जीवित। और लॉजी मतलब होता है टू स्टडी, टू स्टडी, टू स्टडी मतलब अध्ययन करना। तो क्या मतलब बना आपकी बायोलॉजी का? बायोलॉजी मतलब जीवित जीवों का अध्ययन। वो आपके साइंस के, आपके विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवित जीव का अध्ययन करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उस शाखा को बोला जाता है बायोलॉजी। क्या बोला जाता है? बायोलॉजी और जीव विज्ञान। समझ में आ रही है इतनी बात? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जीवों का अध्ययन। बिल्कुल, किस जीवों का अध्ययन? जीवित जो चीजें होती है ना, लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन चीजों का अध्ययन जिसमें प्लांट भी आते हैं, क्योंकि पादप भी लिविंग है, ह्यूमन आते हैं, हम भी जीवित है ना। आपके बोर्ड तो नहीं पढ़ते, ये जो बोर्ड है ये क्या है? नॉन लिविंग। ये पेन क्या है? निर्जीव। तो इसका अध्ययन हम बायोलॉजी में नहीं करेंगे। ठीक है, हम उसका अध्ययन करेंगे जो जीवित है। यही बायोलॉजी का मतलब होता है, और इन दो शब्दों से ये मिला है। ठीक है, तो ये विज्ञान की आपकी शाखा है। विज्ञान के अंदर आप और भी पढ़ते हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान, आप भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं, फिजिक्स। ठीक है, केमिस्ट्री में आप केमिकल्स वगैरह, केमिकल बॉन्ड की, मतलब अगर ये स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर जो अणु होंगे, मॉलिक्यूल्स, वो कौन से अणु होंगे, उनके अंदर क्या बॉन्ड होगा, तो इन सब चीजों को आप पढ़ते हैं। फिजिक्स में आप ये पढ़ते हैं, अगर ये लाइट जगी है तो इसका फिनोमिना क्या है, इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है, ये पंखा चल रहा है, ये पंखा क्यों चल रहा है। अगर आप साइंस स्ट्रीम के हो तो याद रखना, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आने चाहिए। आप मुझे देख पा रहे हो ना, आप मुझे देख पा रहे हो, तो किस वजह से?
अपनी आंखों की वजह से, है ना, आंखों की वजह से। तो अगर हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो क्या हम आंखों के बारे में पढ़ेंगे? हाँ पढ़ेंगे, क्योंकि जीवित चीज में है, बिल्कुल पढ़ेंगे। तो इन सब चीजों का अध्ययन साइंस है, विज्ञान है। जब हम चीजों को इमेजिन करते हैं ना, सोचते हैं और एकदम बेसिक से पढ़ते हैं कि ये है क्या, तो इसको बोला जाता है ये बायोलॉजी है। समझ में आई बात? समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। यहां पर आपका ये जो टेबल दिया है इंग्लिश में, इसको हिंदी में भी आपको पीडीएफ अपलोड की जाएगी, तो हिंदी में भी होगा, तो इसकी चिंता आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो फिलहाल पढ़ना है और मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि बायलिंगुअल है तो हिंदी इंग्लिश दोनों चीजें होंगी हमारे पास। चलिए, it is a branch of science that deals with the study of life और living organism। यह विज्ञान की वह शाखा है, आप नोट कर लीजिएगा, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जीवित जीवों का और जीवन का अध्ययन करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? फर्स्ट पॉइंट एकदम क्लियर है, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? ये दो शब्दों से लिया गया है, दो ग्रीक शब्दों से लिया गया है। पहला शब्द है पहला शब्द कौन सा है? बायो, जिसका मतलब है लाइफ, और दूसरा शब्द लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवन और जीवित जीव, ठीक है। और दूसरा शब्द है लॉगस, ठीक है। क्या है? लॉगस। इसका मतलब होता है टू स्टडी और अध्ययन करना। मतलब किसका अध्ययन करना? जीवित जीवों का अध्ययन करना। समझ रहे हैं आप? ठीक है। चलिए, संदेश यादव कह रहे हैं मैम प्रणाम गाजीपुर से, बहुत बढ़िया। राजीव कुमार, रामकरण, चलिए अमित मौर्य, हाँ जी आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है, कोई बात है, बिल्कुल क्लास आपके लिए जरूरी है। उसके बाद बात आती है कि बायोलॉजी के हर चीज के, देखिए कुछ भी चीज बनती है ना तो उनके पिता होते हैं, है ना, जो सब चीजों को मतलब जिन्होंने शुरुआत की होती है किसी चीजों की। तो बायो की शुरुआत किसने की? किसने बोला कि हम अध्ययन करते हैं जीवित चीजों का? किसने ये बात बोली कि हम ये भी जीवित हैं और इनका भी अध्ययन करना जरूरी है? किसने शुरुआत की बायोलॉजी की? उनका नाम क्या है? अरस्तु। हिंदी में उनको अरस्तु बोला जाता है और इंग्लिश में जब हम लिखते हैं तो एरिस्टोटल बोला जाता है। समझ रहे हैं? अरस्तु, और वही चीज हम इंग्लिश में लिखते हैं तो उसको एरिस्टोटल बोला जाता है। समझ रहे हैं इस बात को? बहुत बढ़िया। तो आपके बायोलॉजी है, जीव विज्ञान के जनक कौन है? जनक कौन है आपके जीव विज्ञान के? और फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु और एरिस्टोटल। याद रखेंगे कौन है? अरस्तु, एरिस्टोटल। इसके बाद भी कुछ लिखा गया है, ये क्या लिखा गया है और अरस्तु को क्यों हमने जनक बोला? ये क्वेश्चन भी आपके दिमाग में आना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्लास को सभी तक पहुंचाइए, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको मजा आ रहा है क्लास में? फटाफट से बताएंगे। अच्छा लग रहा है? समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं फिलहाल अभी तक? चलिए आगे, आपका ये जो जीव विज्ञान है, एरिस्टोटल को जनक क्यों बोला गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका यही अरस्तु था, सबसे पहला वैज्ञानिक जिसने अपने आसपास देखा और बोला कि ये जो चीजें हैं इनका नाम क्या दिया जाए। क्योंकि अगर आप अपने आसपास, अगर आप वो एरिस्टोटल होते, मान लीजिए आप उस समय आप क्या है, अभी मान लीजिए कि आप अरस्तु हैं, एरिस्टोटल है, ठीक है, और अभी नया नया ही हमारा ये जो धरती है ये बनी है। आप मुझे बताएंगे कि धरती कब बनी? 4.5 बिलियन ईयर अगो धरती का निर्माण हुआ। और लाइफ कब आई, जीवन कब आया धरती पे? तो बोला जाता है 3.5, 3 भी लिखा जाता है, कहीं कहीं पर आपको 3 भी मिलेगा, कहीं कहीं पर 3.5 भी होता है। तो 3.5 मिलियन ईयर अगो, ठीक है, लाइफ बनी। और लाइफ आई किसके ऊपर? धरती के ऊपर। और अर्थ का ओरिजिन और धरती का ओरिजिन कब हुआ? 4.5 बिलियन ईयर अगो। ये याद रखेंगे, अर्थ का ओरिजिन। अब क्या हुआ? अरस्तु ने अपने आसपास क्या देखा? बहुत सारे जीव हैं, ठीक है। अभी तो हम फिलहाल जानते हैं ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये मैं हूं, या पक्षी है, या ये पौधे हैं, अभी आप जानते हैं, लेकिन उस समय में थोड़ी जानते हैं। तो आपके अरस्तु ने क्या किया? अलग अलग जीवों को, मतलब भिन्न जीवित चीजों को बांट दिया। क्या कर दिया? उनको क्लासिफाई कर दिया, उनको वर्गीकरण कर दिया, उनको अलग अलग भागों में बांट दिया। सबसे शुरुआत में, सबसे इनिशियल में अरस्तु ने कहा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको उसने
उसको बांट दिया और बोला, जैसे लेडर होती है ना, सीढ़ी, जैसे सीढ़ी होती है आपकी, सबसे नीचे वाला होता है और सबसे ऊपर वाला पड़ाव होता है सीढ़ी का, लेडर का, जिसको इंग्लिश में लेडर और हिंदी में सीढ़ी बोलते हैं। तो आपका मैं नेक्स्ट पेज पे आपको करके दिखाते हैं। तो ये आपकी सीढ़ी उसने दी, क्या दी, ये सीढ़ी आपकी किसने दी, अरस्तु ने, और बोला कि इस सीढ़ी के सबसे नीचे कौन होंगे, निर्जीव होंगे। कौन होंगे, नॉन लिविंग थिंग, और निर्जीव वस्तु होंगी, क्योंकि आपको पता है नॉन लिविंग थिंग कुछ करती नहीं, मतलब बहुत ही आप मान लीजिए प्रिमिटिव है, सरल है, कुछ भी नहीं। उसके बाद उन्होंने क्या बांटा, उस सबसे ऊपर उन्होंने, मतलब इसके ऊपर उन्होंने क्या दिया, पादप को और पौधों को रखा, प्लांट्स को रखा। किसको रखा, पौधों और प्लांट्स को रखा। किस बेसिस पे उन्होंने रखा, किस बेसिस पे, मतलब क्यों उन्होंने प्लांट को इधर रखा और ह्यूमन को इधर रखा, क्योंकि वो उन्होंने ऑब्जर्व किया जो ह्यूमन थे वो बहुत ही तेज इंसान थे, बहुत ही जटिल थे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, इसीलिए उसको सबसे ऊपर रख दिया गया और उससे नीचे एनिमल को रख दिया गया, उससे नीचे प्लांट को। मोटिलिटी के बेसिस पे और मूवमेंट के बेसिस पे हम मूव कर सकते थे और बहुत ही ज्यादा हम मूव भी कर सकते थे, साथ साथ में हम बहुत कॉम्प्लेक्स भी हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब हम एक बहुत ही जटिल जीव है, हमें समझना बड़ा मुश्किल है ना, हम सब जानते हैं, ये हम कहते हैं। तो इसीलिए सबसे ऊपर इन्हें रख दिया, उससे नीचे एनिमल को रख दिया। इसे बोला जाता है लेडर ऑफ नेचर। दिया था किसने, अरस्तु ने सबसे पहले। क्या दिया था, लेडर ऑफ नेचर दिया था, याद रखेंगे। इसके अलावा आपके एरिस्टोटल और अरस्तु ने दो भागों में और बांटा था। ये आपका मिनरल्स वही है, सेम उसी बात को यहाँ पर स्टेटमेंट के तौर पे शब्दों की भाषा में बोला गया है, डायग्राम को शब्दों की भाषा में। मिनरल नॉन लिविंग होते हैं, निर्जीव, उसके ऊपर प्लांट और पादप, उसके ऊपर एनिमल्स जानवर, उसके बाद ह्यूमन सबसे ऊपर रख दिए गए थे। और ये आपका जैसे जो आपका जगत है, जैसे हम जंतु जगत और पादप जगत पढ़ते हैं तो उसमें वर्गीकरण पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन, तो उस हिसाब से क्लासिफिकेशन किया है, वो चीज हम बाद में कवर करेंगे, तो वहां की चिंता मत करना, फिलहाल यहां पर बात रखना, ठीक है। अब अरस्तु के बारे में एक और बात है, अरस्तु के बारे में एक और बात है, आगे बढ़ जाएं क्या इसके साथ, चलिए बायोलॉजी करेंगे, पहले अरस्तु के बारे में थोड़ा सा और देखेंगे। आपका ये जो अरस्तु था, एक बात तो इसने ये कही थी, है ना, और दूसरी बात क्या कही थी इसने, अरस्तु ने बोला था, एरिस्टोटल ने उसके बाद दोबारा से क्या किया, सबसे पहला जो मानने, मतलब हम पढ़ते हैं उस चीज को, कि आपके जगत को दो भागों में बांटा था, एक पादप जगत में, एक जंतु जगत में। लेकिन जो इसने रीजन दिए थे बांटने के वो इतने खास नहीं थे, इसलिए हम कंसीडर नहीं करते इसकी क्लासिफिकेशन, उसके वर्गीकरण को। किस भागों में बांटा था, इसने सबसे पहले बोला था कि दो होते हैं, पादप जगत होता है। अगर आपको इसको ध्यान एक बार देखा जाए, इस पे लिख के बताते हैं आपको, ठीक है, तो आपको जरा अच्छे से समझ में आएगा, वहां पर जगह नहीं है। तो आपका जो अरस्तु था, समझ में आ रहा है, पेन दिखाई दे रहा है, पतला तो नहीं है पेन, पेन का एकदम दिखाई दे रहा है ना, पतला तो नहीं है। आर्मी बॉय सुमन कुमारी, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। पीडीएफ मिल जाएगी पवन कुमार, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप जब आपके दूसरे चैनल पे आपकी क्लासेस की शुरुआत हो जाएगी तो कुछ दिनों बाद आपकी पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी, और हर एक क्लास की, हर एक टॉपिक की आपको पीडीएफ अवेलेबल होगी, तो चिंता नहीं करनी है। आपके अरस्तु और आपके एरिस्टोटल ने सबसे पहले क्या किया था, बांटा था, किसमें, पादप जगत में और जंतु में। आप बोलेंगे मैम हमने कार्ल लीनियस भी पढ़ा हुआ है, फिर ये क्या है, तो सबसे पहले अरस्तु और एरिस्टोटल ने बांटा था, ये आप बात को याद रखेंगे। कई लोग आपका अरस्तु का नाम नहीं बताते हैं, सीधा कार्ल लीनियस पे आते हैं, तो याद रखना पादप जगत में। और प्लांट को तीन भागों में बांटा था। एक बोला था हर्ब होते हैं, मतलब जड़ी बूटी, एक आपका किसमें श्रब होते हैं, मतलब जो झाड़ियां होती हैं, और एक आपका क्या होते हैं, ट्रीज, जो आपके पेड़ होते हैं। और जंतु को बांटा था आरबीसीज की प्रेजेंस में, मतलब कि जिसमें आरबीसीज होती हैं, मतलब जंतु को दो भागों में बांट दिया था, जिसमें रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनको बोला जाता है ई एनीमिया। क्या बोला जाता है, ई एनीमिया, और जिनमें नहीं होती है उनमें एनीमिया।
आरबीसीज नहीं होती हैं। ठीक है, तो आप नोट कर लेंगे इस चीज को। आप नोट कर लेंगे इस चीज को, ठीक है। तो बहुत बड़े इस बात को नोट करना और इस चीज को नोट करें। इसी के बाद जो आपके आए थे वो कौन आए थे? कार्ल लीनियस आए थे। कौन आए थे? कार्ल लीनियस आए थे। नोट करेंगे, जिन्होंने कार्ल लीनियस, और इंग्लिश में इसको कैरलस लिनानियस भी लिखा जाता है, इन्होंने दो भागों में बांटा था। मतलब इन्होंने सही कैरेक्टरिस्टिक्स दिए थे, सही गुण दिए थे। इन्होंने बहुत सारे गुण और बहुत सारे फीचर्स दिए थे। थैलेस का ऑर्गेनाइजेशन, क्लोरोफिल की प्रेजेंस, यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, इन सब के बेसिस पे इन्होंने पादप जगत और जंतु जगत में बांटा था। और इनकी क्लासिफिकेशन को हम देखते भी है, मतलब इनके क्लासिफिकेशन को पढ़ते भी है। वैसे इतना फिलहाल मतलब आपकी बुक्स में इतना अवेलेबल तो नहीं है कार्ल लीनियस, लेकिन जब आप नेचुरली जब आप पढ़ते हैं तो आप ऐसे बोलते हैं प्लांट जगत और पादप जगत, तो आप बोलते हैं कि बहुत ही नॉर्मल सा, मतलब जिसको हम पढ़ सकते हैं। इस काबिल कार्ल लीनियस ने क्लासिफिकेशन दी थी, वर्गीकरण दिया था। उसके बाद आपका 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया जो कार्ल बेंडा ने दिया था। उसके बाद आपका 4 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया। उसके बाद आपका आया 5 जगत वर्गीकरण जो आर.एच. विटेकर ने दिया था। किसने दिया था? आर.एच. विटेकर ने दिया था। किसने दिया था? आर.एच. विटेकर ने दिया था। किसने दिया था? आर.एच. विटेकर 1969 में दिया था। इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दिया था जो हम पढ़ते हैं। मतलब इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बांट दिया था, इन्होंने क्लासिफाई कर दिया और इस क्लासिफिकेशन को हम पढ़ते हैं। जैसे हम बैक्टीरिया को अलग पढ़ते हैं मोनेरा में, जो प्रोटिस्टा लोग होते हैं उनको अलग पढ़ते हैं, आपके कवक को अलग पढ़ते हैं, आपके पादप को अलग पढ़ते हैं, पादप को अलग माना जाता है और जंतु जगत को अलग। तो इन भागों में इन्होंने क्या किया था? बांट दिया था। किसने बांटा था? आर.एच. विटेकर ने बांटा था। थोड़ा सा इसका देख लेते हैं कौन से वो 5 जगत थे। तो फटाफट से एक बार आर.एच. विटेकर को देख लेते हैं कि आर.एच. विटेकर ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो वैज्ञानिक है ये बहुत जरूरी है, ठीक है। इन्होंने क्या, वैसे हम नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका जीव जगत के बाद, लिविंग वर्ल्ड के बाद आपका जैविक वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आएगा, जिसमें हम इसकी क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और इसकी क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके नीट और बोर्ड के पेपर में, डायरेक्ट एकदम टेबल पूछ लेते हैं। तो हम सारा करेंगे। फिलहाल हमारा इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन में इसका पढ़ना जरूरी है, लाजमी है, ठीक है। तो 5 जगत वर्गीकरण, कौन कौन से जगत थे फटाफट से आप मुझे बताएंगे। सबसे पहला था मोनेरा। क्या था? मोनेरा। दूसरा क्या था? दूसरा था प्रोटिस्टा। तीसरा क्या था? कवक। चौथा क्या था? पादप और प्लांट, और जंतु, एनिमल, एनिमीलिया बोला जाता है। ये जगत है सारे के सारे। क्या है? ये सारे के सारे जगत है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, समझ में आया इतना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक? फटाफट से बताइए। अमित मौर्य, राजीव कुमार, आर्मी बॉयज, परवीन यादव, फटाफट से। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी अभी तक तो फटाफट से बता दीजिए, वरना हम अपने क्लास की तरफ मूव करेंगे। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं, आपका बायोलॉजी और जीव विज्ञान। देखिए जीव विज्ञान हमने ये पढ़ लिया, वर्गीकरण पढ़ लिया कि किस हिसाब से वर्गीकरण और क्लासिफिकेशन किया था। अब आ जाइए जो आपका जीव विज्ञान है, बायोलॉजी, उनको हम 2 भागों में पढ़ते हैं और उनको 2 शाखाओं में पढ़ते हैं। पहली जो शाखा है आपके जीव विज्ञान की, बायोलॉजी की, उसको वनस्पतिक विज्ञान बोला जाता है और बॉटनी बोला जाता है। बॉटनी में पेड़
पौधों का अध्ययन करते हैं। और जो दूसरी शाखा है जो आपको दिखाई दे रही है वो कौन सी है? जूलॉजी, और जिसको जंतु विज्ञान कहते हैं। क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान। तो अलग अलग ब्रांचेस हैं, तो इनके भी जो फादर होंगे, जो जनक होंगे, वो अलग अलग होंगे। आपके बायोलॉजी के जनक कौन थे? आपके बायोलॉजी के जनक कौन थे? एरिस्टोटल और अरस्तु थे। आपके जूलॉजी के भी जो जनक होते हैं उनका नाम वही है, मतलब वो वही व्यक्ति हैं। कौन है? एरिस्टोटल और अरस्तु है। मतलब एरिस्टोटल को जंतु विज्ञान का भी जनक बोला जाता है और आपके जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी का भी जनक बोला जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। और आपके बॉटनी का जनक कौन है? थियोफ्रास्टस। कौन है? थियोफ्रास्टस। कौन है? थियोफ्रास्टस आपके बॉटनी और वनस्पतिक विज्ञान का क्या है? जनक है और फादर है। ठीक है। जूलॉजी में आप जंतु और एनिमल की स्टडी करते हो, जैसे एनिमल्स वगैरह, जानवर, हम भी जानवर हैं, तो हम सब का अध्ययन करते हैं किसमें? जंतु विज्ञान में और जूलॉजी में। और यही आपकी नीट के पेपर में भी 2 सेक्शन अलग अलग होते हैं आपके बॉटनी और जूलॉजी के, और प्रॉपर इसके 45 क्वेश्चन और इसके 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 90 क्वेश्चन होते हैं। याद रखेंगे आप इस बात को। उसके बाद ये जो मैंने आपको खाली सा दिया है, मैं भूली नहीं हूं, इसके अंदर डालना है अभी कुछ हमें। आपका जो थियोफ्रास्टस था, कई बार पूछा जाता है कि थियोफ्रास्टस ने ऐसा क्या काम किया था जो इसको जनक बोला जाता है, इसने किया क्या था? इसकी पुस्तक का नाम पूछा जाता है। तो इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसको बोला जाता है हिस्टोरिया प्लैंटैरम। क्या बुक का नाम है? फटाफट से बताएंगे। हिस्टोरिया प्लैंटैरम। इस बॉक्स में भर लेना। क्या है? हिस्टोरिया प्लैंटैरम। और जो आपका अरस्तु था, क्योंकि वो एनिमल का था भाई, उस जंतु का जनक था, तो बुक भी उसके कुछ इसी नाम की होगी। तो इसका बुक का नाम था हिस्टोरिया एनिमेलिया। क्या बुक का नाम था? हिस्टोरिया एनिमेलिया। याद रखेंगे आप इस बात। बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने एक और नाम दिया है, विलियम रॉक्सबर्ग। चलिए, क्या नाम दिया है? विलियम रॉक्सबर्ग। तो आपके विलियम रॉक्सबर्ग को फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी भी बोला जाता है, मतलब हमारे भारत देश का भी जनक बोला जाता है जीव विज्ञान का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट करेंगे, विलियम रॉक्सबर्ग। और इन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम था फ्लोरा इंडिका। और थोड़ा सा हिस्टोरिया प्लैंटैरम के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, मैंने नेक्स्ट पेज में दिया है, तो चिंता नहीं करनी है। ठीक है। उसके अलावा विलियम रॉक्सबर्ग का नाम आपको याद रखना हो। और एक और बहुत दिलचस्प बात यह है कि आपका ये जो थियोफ्रास्टस है ना, ये आपका एरिस्टोटल का स्टूडेंट रह चुका है। क्या है ये? थियोफ्रास्टस एरिस्टोटल का स्टूडेंट रह चुका है। बस याद रखने के लिए बातों को याद रख लीजिए। वैसे ये सच बात है कि आपका थियोफ्रास्टस एरिस्टोटल का स्टूडेंट था, ठीक है, पर हमें याद रखने के लिए, क्योंकि चीजों को ऐसे ही लर्न किया जाता है, कहानी बना के लर्न किया जाता है, कोई कोई तो सॉन्ग बना के भी लर्न कर लेते हैं। तो चीजों को अगर याद रखना है तो थोड़ी सी कहानी बनानी, वैसे कहानी नहीं है, सत्य है, पर आपको थोड़ी सी कहानी और विद बायो को डायग्राम के साथ साथ प्लस आपको कहानी बनानी होगी, चीजों की कल्पना करनी होगी चीजों की, तो चीजें ध्यान रहेंगी, चीजें कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है। तो जितना आज मैंने बताया, जितना आज मैंने पढ़ाया, उतना आपका काम है कि एंड जब आप सोने से पहले एक बार रिवाइज करोगे चीजों को। कुछ ज्यादा नहीं बताया। बायोलॉजी क्या होता है, दोनों कौन सी ब्रांचेस में बटा है, जनक कौन है, कौन सी बुक है इनकी, आगे और देखते हैं क्या बात है। तो आगे जो विलियम रॉक्सबर्ग है, ये सुपरिंटेंडेंट रह चुके हैं इंडियन बोटैनिकल गार्डन जो शिवपुर कैलकाटा में है। ये इसके सुपरिंटेंडेंट रह चुके हैं, किसके? इंडियन बोटैनिकल गार्डन जो शिवपुर कैलकाटा में है। याद रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट आप मूव कर जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब आपके कुछ देखिए, अब हमारा जो हमारा इंडिया है और हम 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं, तो हमारे फादर भी चेंज हो गए, मतलब कंट्रीब्यूशन और लोगों ने भी कुछ तो कंट्रीब्यूट किया होगा ना, तो उन लोगों का भी नाम आएगा। मतलब आधुनिक आपके जो आधुनिक जनक हैं, मतलब फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी कौन है? और आप बोलते हैं वनस्पतिक विज्ञान के, यहां पर लिखेंगे आप अपनी कॉपी में, वनस्पतिक विज्ञान के आधुनिक
जनक का क्या नाम है? आप मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी किसे बोला जाता है, वनस्पतिक विज्ञान के आधुनिक जनक कौन है? फटाफट से आप मुझे ये आंसर बताएंगे, क्या आंसर हो जाएगा इसका? फटाफट से आप उस इंसान का नाम बता दीजिए जिसको फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी बोला जाता है। ये आपकी शुरुआत है, फटाफट से आंसर दे दीजिए जल्दी से। और यही क्वेश्चन आपके बेसिक से, वैसे ये जो आपका शुरुआत है, ये तो आपका ऐसे कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये चीजें ना पूछी जाती हो। चाहे आपका कोई भी गवर्नमेंट जॉब है, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, किसकी भी तैयारी कर रहे हो, बायो जब पढ़ोगे ना, तो ये जो 11th क्लास होती है ना, आप जब स्कूल में गए थे और जब आप 10th कर लिया आपने, अब आप 11th में आए हो, तब तक का सारा निचोड़ होता है आपकी 11th क्लास में। इसलिए 11th क्लास थोड़ी सी टफ मानी जाती है। क्लास 10th और क्लास 12th और क्लास 9th और क्लास 11th को थोड़ा सा टफ माना जाता है, थोड़ी सी हार्ड होती है बोलते हैं आप सभी, पर हार्ड और टफ कुछ नहीं होता, दिमाग में होती है सारी चीजें। जैसा आप अपने दिमाग को ढाल लोगे, चीजें वैसे ही दिखाई देंगी। समझ में आ रही है? आपको अपना फीडबैक जरूर देना है जब क्लास एंड होगी, ऑफलाइन कमेंट करना है कि क्या चीज समझ में आई, क्या नहीं चीज समझ में आई, कैसा लगा आपको। इस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन के साथ सही है या फिर बोर्ड पे लिख के पढ़ाया जाए, जिस तरीके से आप बोलेंगे उस तरीके से आपको करवाया जाएगा और बेहतरीन तरीके से एक एक टॉपिक आपको कवर करवाया जाएगा। फिलहाल मुझे आंसर दे दीजिए, मैंने आपको टाइम दिया था, किसी का आंसर नहीं आया है। जय श्री राम। किसी का आंसर नहीं आया जो मुझे बता दे कि फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी किसे बोला जाता है, आधुनिक वनस्पतिक विज्ञान के जनक कौन है। आधुनिक वनस्पतिक विज्ञान के, वैसे पेन मोटा है इसलिए थोड़ी सी राइटिंग अजीब हो गई है ना, कोई दिक्कत नहीं, राइटिंग भी कर लेंगे, पेन को पतला कर लेंगे। चलिए फटाफट से आप बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा। आंसर बताइए जल्दी से जल्दी। नहीं, कैरलस लिनानियस नहीं है, कैरलस लिनानियस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बॉटनी के फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी किसे बोला जाता है, जो आप बता रहे हैं बहुत क्लोज है आप नेहा तिवारी। कैरलस लिनानियस को फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी बोला जाता है, कार्ल लिनियस को। और कैरलस लिनानियस को फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी बोला जाता है। और कैस्पर बोहिन जो है आपके, वो मॉडर्न बॉटनी के क्या है, जनक है। कैस्पर बोहिन नाम याद रखेंगे। और कैरलस, अच्छा वहां लिख दिया गया है, कोई नहीं, यहां लिख लीजिए कैरलस लिनानियस, नोट कर लेंगे इस बात को। मैंने आपको बोला था थियोफ्रास्टस ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटारम। इस बुक में उन्होंने 500 पादपों को, जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट हैं, मतलब जो हमारे लिए खाने वगैरह के लिए बहुत उपयोगी प्लांट होते हैं ना, उन सभी पौधों को इस बुक में डिस्क्राइब किया। कहने का मतलब ही डिस्क्राइब 500 प्लांट्स ऑफ इकोनॉमिकल यूजेस एज वेल एज यूजेस एज अ फूड एंड मेडिसिन, मतलब जिनको खाने के रूप में और मेडिसिन के रूप में प्रयोग किया जाता है। उन सभी पादपों और उन सभी पौधों का विश्लेषण और व्याख्या की थी किसमें, इस बुक में, जिसको हिस्टोरिया प्लांटारम नाम से जाना जाता है। और ये सबसे ओल्ड लिटरेचर है, सबसे पुरानी पुस्तक है जो आपकी बॉटनी की है, जो थियोफ्रास्टस ने लिखी थी। इस चीज को भी आप नोट करेंगे। उसके बाद मेटीरिया मेडिका ये डिस्क्रोइड ने लिखी थी। इसमें भी ड्रग प्लांट्स के बारे में है, याद रखना। जो आपके ड्रग्स पादप होते हैं, मतलब ड्रग्स के रूप में उपयोग किया जाता है। ड्रग्स के रूप में कौन, जैसे अफीम वगैरह होते हैं ना, अफीम जैसे पॉपी प्लांट से जो आपका मिलता है, पेपर सोमनिफेरम, ये सब। तो उन सब पादपों के बारे में इसमें विश्लेषण था मेटीरिया मेडिका में, जो डिस्क्रोइड ने लिखी थी, याद रखेंगे। प्लिनी द एल्डर एक वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने भी जो बुक लिखी थी, बुक का नाम था हिस्टोरिया नेचुरलिस। उस बुक में फूड और मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन थी और 100 प्लांट्स को डिस्क्राइब किया था। तो ये जो मैंने आपको दिए हैं, ये जरूरी नाम है जो आपसे
पूछे जाते हैं नीट के पेपर में। उसके अलावा भी और पेपर में भी ये नाम आपके कॉमन है जो हर जगह पूछे जाते हैं। तो इतनी चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके साथ हम आज क्लास का एंड कर देंगे। कल आपका इसके नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, मैं आपको टॉपिक दिखा देती हूँ नेक्स्ट, ठीक है। आपका वैरायटी ऑफ लिविंग फॉर्म्स, ठीक है। जो आपका लिविंग वर्ल्ड है, जीवित जगत, ठीक है। जीव जगत और जीवित जगत जो आपका टॉपिक है, जो आपका चैप्टर है, फिर कल शुरुआत करेंगे। आज इंट्रोडक्शन था आपका। कैसी लगी क्लास आप सभी को बताना है, ठीक है। तो आप सभी का क्या कर देंगे, इसी के साथ क्लास का बेटा, इसी के साथ क्लास का अंत कर देंगे। किसी का कोई डाउट है अभी तक, कुछ पूछना है क्लासेस के बारे में, कहां पर चलेंगी, कैसे, पीडीएफ वगैरह के बारे में कुछ भी पूछना है तो अभी पूछ लो, वरना क्लास के एंड में आप पूछोगे तो फिर जवाब कैसे दूंगी ना, क्लास एंड हो जाएगी। तो जल्दी से क्वेश्चन पूछ लीजिए, किसी का भी कोई डाउट है। राजीव कुमार, अमित मौर्य, चलिए, आर्मी बॉयज कह रहे हैं थैंक यू। चलिए, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।